प्रश्न कहता है कि फॉर एन ओल्ड एज होम गोपाल कलेक्टेड 36.5 kg of rice, Shekhar collected 45.5 kg of rice. They needed in all 100 kg of rice. How much more rice did they have to purchase? और ये हमारे क्या है, उत्तर विकल्प है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक वृद्धाश्रम को देने के लिए गोपाल ने 36.5 किलो चावल जमा किया और शेखर ने 45.5 किलो जमा किया, जबकि इन दोनों को उस वृद्धाश्रम को देना कितना है चावल, 100 किलो। यानी कि चावल कम पड़ रहा है तो उसे खरीदना पड़ेगा। तो यही हमारा प्रश्न है कि उसे कितना चावल खरीदना पड़ेगा। अब ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि गोपाल और शेखर ने मिलकर कितना चावल जमा किया। तो इसको कैसे जानेंगे? दोनों के द्वारा जमा किए गए चावल को जोड़ देंगे। यहाँ हमने जोड़ दिया, गोपाल के द्वारा 36.5 किलो चावल खरीदा गया और शेखर के द्वारा 45.5 किलो खरीदा गया। दोनों को हमने जोड़ दिया, 500 ग्राम और 500 ग्राम मिलके 1 किलो बन गया, वो हमने यहाँ जोड़ दिया। तो 6 7 और 7 5 12 हमने 2 लिख दिया, बचा अपने पास 1, 4 3 7 1 8। यानी कि गोपाल और शेखर ने मिलकर कितना चावल जमा किया था, 82 किलो। तो अब उसे खरीदना कितना पड़ेगा, 100 किलो उसे देना है, 82 किलो उसने जमा कर लिया। तो हम क्या करेंगे, 100 किलो में से 82 किलो को घटा लेंगे, जो बचा वो उसे खरीदना पड़ेगा। तो 100 में से 82 गया, कितना आएगा, आप घटाओगे तो कितना आएगा, 18 किलो। यानी कि उस वृद्धाश्रम को यदि 100 किलो चावल गोपाल और शेखर को देना है तो अपने जमा किए हुए चावल के अतिरिक्त उसे 18 किलो और चावल खरीदना पड़ेगा। तो हमारा उत्तर हुआ 18 किलो और ये हमारे किस ऑप्शन में है, यहाँ पर बी में। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन बी। इस प्रश्न को देखो, A runner takes 6 minutes 40 seconds to cross a platform of length 800 meters. The speed of the runner is। और ये हमारे 4 आंसर दिए गए हैं, इनमें से कोई एक हमारा आंसर होगा। प्रश्न क्या कहता है कि एक धावक है, वो 800 मीटर की दूरी को 6 मिनट 80 सेकंड में तय करता है। तो बताओ उस धावक की स्पीड क्या है, उसकी गति क्या है, उसकी चाल क्या है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न में क्या दिया गया है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 800 मीटर। ठीक है, और टाइम क्या है, तो टाइम इज इक्वल टू 6 मिनट एंड 40 सेकेंड। अब आप आंसर पर गौर करो, आपके सारे विकल्प का यूनिट क्या है, उसकी क्या क्या है, मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमारा जो उत्तर है वो टाइम के रूप में सेकेंड को ले रहा है। यानी कि हमें इस समय को, यानी कि 6 मिनट 40 सेकेंड को सेकेंड में बदलना पड़ेगा, है ना। अब 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60। तो 6 मिनट में कितने होंगे, 6 गुणे 60, और ये 40 सेकेंड तो पहले ही सेकेंड है। तो हमने लिख दिया 6 गुणे 60 जोड़ 40। अब 6 और 60 को गुना करोगे तो कितना आएगा, 360, और उसमें 40 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 400 सेकेंड। यानी कि 800 मीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगता है, 400 सेकेंड का। अब स्पीड का फार्मूला आप लोगों को पता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बट्टे समय। अब दूरी कितनी थी, 800 मीटर, और समय कितना था, 400 सेकेंड। हमने लिख दिया 800 बट्टे 400। इसको काटोगे तो आएगा क्या, 2 और मीटर पर सेकेंड। यानी कि उस धावक की गति क्या थी, 2 मीटर प्रति सेकेंड। और ये उत्तर हमारा यहाँ पर है किस विकल्प में, बी में। तो हमारा आंसर क्या हुआ, बी। देखो, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, 11,023, 11,032, 12,031 एंड 12,030। प्रश्न कह रहा है कि इन संख्याओं को, ये जो संख्याएं दी गई हैं, उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, यानी कि छोटे संख्या से शुरू करेंगे, छोटी संख्या सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, और इसी क्रम में सबसे अंत में क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या। यानी कि ये बहुत ही आसान है। आप देखो, 11,000 वाली कितनी संख्या है, 2, और 12,000 वाली कितनी संख्याएं हैं, 2।
तो 11,000 बड़ी होती है संख्या में या 12,000 की संख्या? 11,000 की संख्या तो छोटी होती है, तो इसका मतलब हमें शुरुआत कहाँ से करना है? 11,000 से। अब एक उसमें संख्या है 11,023 और दूसरी संख्या है 11,032। अब 23 बड़ा है या 32? तो ऑब्वियस है 32 बड़ा है। और हमें लिखना क्या है? सबसे पहले सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या इन चारों में कौन हुई? 11,023। उसके बाद की संख्या क्या होगी? 11,032। यानी 12,000 वाली दोनों ही संख्या इन दोनों संख्याओं से बड़ी है। अब इन 12,000 वाली दोनों संख्याओं में कौन बड़ी है? ऑब्वियस है 12,013 और 31 में कौन बड़ी संख्या है? 31, यानी कि 31 सबसे लास्ट में आनी है और 12,013 जो है वो तीसरे नंबर की संख्या होगी। यानी कि क्रम क्या होगा? 11,023, 11,032, 12,013 और 12,031। ठीक है, ये सबसे लास्ट में कौन सा होगा? 12,031। अब ये क्रम हमें कहाँ मिलता है? ये देखो, शुरुआत होनी है 11,023 से और 11,023 वाले दो ऑप्शन है ए और सी, और दूसरे नंबर पर आना है 11,032, तो वो मात्र सी में है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? सी। को देखो, 2 digit numbers are formed by using digits 2, 3, 4 and 5. The percentage of even numbers so formed is, यानी कि दो अंकों वाली संख्याएं किन अंकों के सहायता से बनाई जाती है? 2, 3, 4 और 5। यानी कि 2, 3, 4 और 5 से प्राप्त होने वाली दो अंकों की जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं में सम संख्याओं का प्रतिशत क्या होगा? यही हमारा प्रश्न है और ये हमारे उत्तर विकल्प हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इन अंकों से, यानी कि 2, 3, 4 और 5 से सभी दो अंकों वाली संख्याएं बनानी होगी और फिर हमें देखना होगा कि उसमें सम संख्याओं की संख्या कितनी है, तो फिर हम उसके बाद उसका प्रतिशत निकाल लेंगे, यानी कि कुल संख्या में सम संख्याओं की संख्या कितनी है उसके आधार पर हम उसका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो चलो बनाते हैं। ये रहे वो अंक और ये रही वो संख्याएं दो अंकों वाली। अब देखो, 2 से कौन कौन सी संख्या बन सकती है दो अंकों वाली? 23, 24 और 25। इसी तरह से 3 से जो संख्याएं बनेंगी वो होंगी 32, 34 और 35, और 4 से 42, 43 और 45, और 5 से 52, 53 और 54। ठीक है, यानी कि इसमें कुल संख्याएं कितनी बनी? 3 गुने 4 बराबर 12। ठीक है, यानी कुल संख्या कितनी हुई दो अंकों वाली? 12। अब इसमें सम संख्याएं कितनी है? एक तो ये हो गया, इन तीनों में 24 सम संख्या है तो हो गया 1। इसमें 32 और 34 सम संख्याएं हैं तो हो गए कुल सम संख्या 3। इसमें क्या है? 42 एक मात्र सम संख्या है तो हो गया 4, और इसमें 52 और 54 दो सम संख्याएं हैं तो हो गए 6। यानी कि इस 12 में से कुल 6 क्या है? सम संख्याएं हैं। तो प्रतिशत क्या होगा? सम संख्या की संख्या बट्टे कुल संख्या गुणे 100। तो सम संख्या की संख्या क्या है? 6, यानी कि इवन नंबर कितने थे? 6। टोटल नंबर कितने हैं? 12, यानी 12, तो भाग दे दिया 6 बट्टे 12 और गुणे 100। अब 12 को अगर 6 से काटेंगे तो क्या आएगा? 2, और 2 से अगर हम 100 को काटेंगे तो आएगा क्या? 50। यानी कि सम संख्या का प्रतिशत क्या होगा? 50। अब ये हमारे उत्तर विकल्प में कहां पर है? यहाँ पर है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा? सी। क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 5314 इज डिवाइडेड बाय 13? और ये हमारे आंसर्स हैं 5, 10, 15, 20, इनमें से कोई एक हमारा आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि यदि 5314 को 13 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? यही हमारा प्रश्न है। अब चलो 5314 को हम कैसे लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं? 5200 जोड़ 104 जोड़ 10, अगर इन तीनों को आप जोड़ोगे तो 5314 आएगा। अब आप कहोगे कि हमने यही क्यों लिखा, 5000 क्यों नहीं लिखा? यही तो है। देखो, जब हम इसको सरल कर रहे होंगे, यानी कि 5314 के लिए उन संख्याओं को खोज रहे होंगे जिनके योग से ये बनेगा,
तो हम ध्यान रखेंगे कि वो संख्या 13 से विभाजित होती हो। अब देखो, जब हम 5200 ले रहे हैं तो आपने 13 का पहाड़ा पढ़ा होगा, 13 चौके 52, ठीक है, यानी कि ये 5200 13 से कट जाएगा। इसी तरह से 104 भी 13 से, अगर 13 को 8 से गुना करें तो कट जाएगा, तो 2 हमारे तो कट ही गए और तीसरा हमारा शेष में आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलो 5200 को 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा 400, और 13 से 104 को भाग देंगे तो कितना आएगा 8, और तीसरी संख्या कौन थी 10, और 10 13 से विभाजित तो होगी नहीं, तो इसीलिए ये 10 क्या हो जाएगा हमारा शेष। बाकी के दोनों संख्या, यानी कि इसको सरल करने पर जो 3 संख्याएं मिली, उन 3 संख्याओं में से 2 संख्या तो 13 से विभाजित हो जाती है, और ये अंतिम संख्या यानी कि 10 13 से विभाजित नहीं होगी, इसीलिए 10 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, शेष होगा। तो हमारा उत्तर हुआ 10, और ये कहां पर है, यहां पर, इसीलिए हमारा कौन सा विकल्प सही है, बी। बहुत सरल प्रश्न है, इस प्रश्न को देखो। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर्स। इसमें ये 4 नंबर दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इन 4 संख्याओं में, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये जो 4 संख्याएं हैं वो सारी ही संख्या आप गौर करो 8000 से बड़ी हैं, ठीक है। 8080, 8800, 8008 और 8880। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सरल बनाने के लिए सब में से 8000 घटा लेते हैं, ठीक, उसके सामने सामने लिख दो। तो इसमें से 8000 अगर हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 80, इसमें से 8000 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 800, इसमें से 8000 घटाएंगे तो मिलेगा 8, और इसमें से 8000 घटाएंगे तो मिलेगा 880। अब देखो, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 80, 808 और 880 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 880। इसका मतलब ये वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, यानी कि 8880 दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है, इसीलिए हमारा उत्तर कौन सा होगा, 8080 यहाँ पर है। तो हमारा सही उत्तर विकल्प कौन सा है, सी। देखो, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 11 इज, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए 328, 308, 318 और 338। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 11 के पहले 7 गुणकों का कुल योग कितना होगा। 11 के पहले 7 मल्टीपल्स का कुल योग कितना होगा। तो 11 के पहले 7 मल्टीपल्स क्या होंगे, 11 को 1 से गुना कर दो, फिर 11 को 2, फिर 3, फिर 4, और ऐसे ही 7 तक 11 को गुना कर लो, और जो जो संख्याएं प्राप्त हो उन सबको जोड़ लो, वही 11 के 7 मल्टीपल्स का सम होगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। 1 गुने 11 लिख दिया, 2 गुने 11, 3 गुने 11, और ऐसे ही 7 गुने 11 तक हमने लिख दिया। अब इन सबको हमें जोड़ना है। अब देखो, इस सब में एक चीज आप क्या देख रहे हो कि 11 सब में क्या है, कॉमन है, तो इसीलिए हमने ब्रैकेट के बाहर 11 ले लिया, और चूंकि सब में उसके बाद क्या आएगा 1 2 3 4 से लेके 7 तक, तो हमने इन सब संख्याओं को जोड़ दिया, यानी कि 11 गुने 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7। अब हमें 1 से 7 तक की संख्याओं को जोड़ना है, तो वैसे भी जोड़ सकते हो, लेकिन तरीके से यानी सूत्र से जोड़ो। सबसे पहले क्या करो कि 7 में 1 जोड़ दो, तो हमने जोड़ दिया, 7 जोड़े का, अब जो संख्या प्राप्त हो उसको 7 से गुना कर दो और 2 से भाग दे दो। जो संख्या आ जाए वही 1 से 7 तक की संख्याओं का योग होगा। तो हमने लिख लिया 7 जोड़ 1 गुने 7 बट्टे 2, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 11 गुने 8 गुने 7 बट्टे 2। अब इस 2 से इस 8 को काटो तो क्या मिलेगा 4। इसका मतलब वो संख्या क्या होगी 11 गुने 4 और गुने 7। अब 11 यहाँ लिख दिया हमने, 11 गुने 4 गुने 7। अब 4 और 7 को गुना करो तो 28 आया, और उसको 11 से गुना कर दोगे तो 28 को अगर 10 से गुना करोगे तो कितना आएगा 280। अब 1 बच गया, 1 से फिर गुना करोगे तो 28 आएगा, तो 280 में 28 जोड़ोगे तो कितना आएगा 308। यानी कि 11 के पहले 7 मल्टीपल्स का योग कितना होगा 308, और वो हमारे किस उत्तर विकल्प में है, यहाँ पर है बी में, इसीलिए हमारा उत्तर हुआ बी। को देखो,
द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 2/5 प्लस 2/25 माइनस 1/4 इच, यानी कि 2/5 जोड़ 2/25 घटे 1/4 का दशमलव समतुल्यांक कितना होगा, यही हमारा प्रश्न है। और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं 0.77, 0.37, 0.27 और 0.60। ठीक है, अब चलो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख लिया 2/5 जोड़ 2/25 घटे 1/4। अब क्या करो, इस 2/5 को ऊपर नीचे 20 से गुना कर दो। क्यों मैं गुना कर रहा हूं, वो इसलिए गुना कर रहा हूं कि मुझे नीचे में 100 लाना है। ठीक है, यानी कि 5 को अगर हम 20 से गुना करेंगे तो 100 आएगा। अब चूंकि नीचे 20 से गुना कर रहे हैं तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो, इसीलिए हम ऊपर में भी 20 से गुना कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से 2/25 में भी 25 को हम कितने से गुना करेंगे तो 100 आएगा, 4 से। तो नीचे में हमने 4 से गुना किया, अब ऊपर में भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कर दिया 2 गुने 4/25 गुने 4। इसी तरह से 1/4 में 4 को कितने से गुना करेंगे तो 100 आएगा, 25 से। तो हमने गुना कर दिया और ऊपर नीचे दोनों में 25 से यहाँ पर गुना कर दिया। तो अब क्या हो गया, ये 40/100 जोड़ 8/100 घटे 25/100। अब आपको पता है कि अगर किसी संख्या में हम 100 से भागा दे तो उसके आगे के 2 अंकों को छोड़कर दशमलव डालना होता है। अब इसमें कैसे डालेंगे, फिर 0 हो गया पहला अंक और 4 हो गया दूसरा अंक, यानी कि हम 4 के पीछे जाकर दशमलव डालेंगे। तो यहाँ हमने डाला 0.40 आया। इसी तरह से 8 के लिए भी हमें 2 अंक चाहिए, तो एक तो स्वयं 8 हो गया और दूसरा है नहीं, तो हम 0 ले लेंगे और इस तरह से 0.8 हो जाएगा पहला अंक, 0 हो जाएगा दूसरा अंक और उसके बाद दशमलव डाल देंगे। तो दूसरा इस संख्या का मान दशमलव का क्या हो गया, 0.08। अब इसमें क्या है, घटा का चिन्ह है, हमने घटा दे दिया और ये 25/100 है। इसी तरह से अब हम 2 अंक पीछे जाएंगे, यानी कि 5 हो गया पहला और 2 हो गया दूसरा, यानी 2 के पीछे में दशमलव डालेंगे तो वो हो गया 0.25। अब देखो 0.40 और 0.08, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 0.48। लिख दिया हमने 0.48 और उसमें से हमने किसको घटा लिया 0.25 को। यहाँ इस 0 को नहीं पढ़ना, इसको 0.25 पढ़ना, यानी कि 0.48 से 0.25 गया तो हमारा उत्तर क्या आएगा 0.23। अब ये हमारे उत्तर विकल्प में कहीं पर नहीं है, इसीलिए सबसे नजदीकी जो है ये 2/7, इसको हम मारेंगे, यही हमारा उत्तर विकल्प होगा। होना हमारा उत्तर क्या चाहिए 0.23, लेकिन चूंकि वो नहीं है तो जो नजदीकी विकल्प है उसको मारेंगे, तो हमारा उत्तर क्या होगा सी। इस प्रश्न को देखो, ये बहुत ही सरल है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, इसमें कुछ हल वल करने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। तो चलो प्रश्न को देखते हैं। 18.05 गुने 2 गुने 0.5 गुने 0 गुने 10 बराबर कितना होगा, ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं 18.5, 18.05 और 185 और 0। ठीक है, अब गौर करो, आप गुना करना शुरू मत कर देना। आपको पता होगा कि कोई भी अंक हो या कोई भी संख्या हो, यदि हम उसे 0 से गुना करेंगे तो परिणाम हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। अब इसमें एक संख्या देखो क्या है 0, एक अंक क्या है, किससे हम गुना कर रहे हैं 0 से। तो अब बाकी को गुना करने पर जो भी मान आता हो, जब हम उसको 0 से गुना करेंगे तो अंतिम मान क्या हो जाएगा 0। यही हुआ है यहाँ पर, यानी कि 18.05 गुने 2 गुने 0.5 गुने 0 गुने 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। और ये आपके उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर। तो आपका सही उत्तर क्या होगा डी। इस प्रश्न को देखो, if 2.55 into 0.5 is equal to 1.275 then 255 into 0.5 each, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं 255, 127.5, 12.75 और 25.55। प्रश्न कहता है कि यदि 2.55 गुने 0.5 बराबर 1.275 होता हो
तो 255 गुने 0.5 का मान क्या होगा। अब चलो हम क्वेश्चन को पहले ऐसे ही लिख लेते हैं। इस समीकरण को 2.55 गुने 0.5 बराबर 1.275। ठीक है। अब दोनों तरफ यानी कि बाईं ओर भी और दाईं ओर भी हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। अब इसको यदि इस संख्या को हमने गुना कर दिया 100 गुने 2.55 गुने 0.5 बराबर 100 गुने 1.275। अब 2.55 को 100 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो दशमलव हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 1 के ऊपर में 2 जीरो। ठीक है, यानी कि नीचे में क्या आ जाएगा 100, यानी कि 2.55 को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 255/100, और उस 100 को इस 100 से काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 255, यानी कि 255 गुने 0.5 हमने लिख दिया 255 गुने 0.5। अब 1.275 को अगर हम 100 से गुना करें तो ये 2 अंक आगे चला जाएगा, यानी कि अभी ये 2 के पीछे है, अब ये क्या बढ़ के 1 और 2, यानी कि पहले 2 फिर 7, अब आ जाएगा ये 5 के पीछे, 2 अंक आगे चला जाएगा और 5 के पीछे आ जाएगा। जब 5 के पीछे आएगा तो संख्या क्या हो जाएगी 127.5, तो हमने लिख दिया 127.5, यानी कि इसका एक हल हमें क्या मिला 255 गुने 0.5 बराबर 127.5। अब आप अपने प्रश्न पर गौर करो, क्या पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था 255 गुने 0.5 का मान क्या होगा। अब आप ही बताओ 255 गुने 0.5 का मान कितना है 127.5, और ये हमारे किस उत्तर विकल्प में है, यहाँ पर है बी में, तो हमारा उत्तर क्या हो गया बी। 20% ऑफ 480 इज इक्वल टू, यानी कि 480 का 20% निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, और ये आपके 4 आंसर ऑप्शंस हैं 48, 96, 16 एंड 24। अब आपको पता है कि जब कभी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि जिस भी किसी संख्या के परसेंटेज की बात करते हैं उसके बट्टे में हम 100 को लिख लेंगे। जैसे अगर हम कहें x% तो इसका मतलब हुआ x/100। यदि हम कहें 1% तो इसका मतलब हुआ 1/100। यदि हम कहें 2% तो इसका मतलब हुआ 2/100। इसी तरह से यदि हम कहें 20% तो इसका मतलब क्या हुआ 20/100, यानी 20/100। तो 20% का मतलब क्या हुआ 20/100। अब इस 100 को यदि आप 20 से काटेंगे तो क्या आएगा, ये 5 से कट जाएगा, आपको मिलेगा 1/5, यानी कि 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, 1/5। अब कह रहा है कि 20% ऑफ 480, यानी कि 480 का 20%, यानी कि 480 का 1/5, यानी कि 480 का 5वां हिस्सा। तो हम क्या करेंगे 480 को 1/5 से गुना कर देंगे, तो हमने कर दिया, वो हो जाएगा क्या 480/5। अब 5 से अगर आप 480 को काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा 96, यानी कि 96, और ये 96 आपके उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसीलिए आपका उत्तर क्या होगा बी। The sum of all the digits obtained in the result of adding first 6 multiples of 7 each, and these are our answer options 9, 6, 7 and 12। प्रश्न कह रहा है कि 7 के पहले 6 गुणकों के योग के अंकों का योग कितना होगा, यानी कि 7 के पहले 6 गुणकों का आप योग निकालिए और उस योग से जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या में जो अंक है उनका योग कितना होगा, यही हमारा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 7 के पहले 6 गुणक निकालेंगे। पहले 6 गुणक का मतलब क्या हुआ 7 को 1 से शुरू करके
6 तक की संख्या से गुना कर लो, यानी कि 7 गुने 1, 7 गुने 2, 7 गुने 3, 7 गुने 4, 7 गुने 5 और 7 गुने 6। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ दो। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हम क्या देखते हैं कि 7 सभी में कॉमन है, 7 गुने 1 में भी, 7 गुने 2 में भी, 7 गुने 3 में भी, और इसी तरह से 7 गुने 6 तक में 7 सभी में कॉमन है। तो हमने क्या किया, 7 को बाहर रख लिया। अब ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 और जोड़ 6। अब हमें क्या करना है, 1 से 6 तक की संख्याओं को जोड़ना है। ये लगातार संख्याएं हैं 1 से 6 तक। तो जब हमें 1 से शुरू होकर किसी लगातार संख्या तक की संख्याओं को जोड़ना हो तो आपको क्या करना है कि जो अंतिम संख्या है उसमें 1 जोड़ लो, वापस उस संख्या से उसे गुना कर दो और उसको 2 से भाग दे दो। इस तरह से जो संख्या प्राप्त होगी वो 1 से लेकर उस संख्या तक के संख्याओं का योग होगा। अब यहाँ पर हाँ याद रखना है कि ये संख्या लगातार होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि 1 से 6 तक की संख्या को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 6 जोड़ 1 किया और उसको वापस 6 से गुना कर दिया और बट्टे में 2 डाल दिया। तो अब देखो ये 7 का तो 7 ही रह गया और 6 और 1 मिलकर 7 हो गया, और फिर इस गुने में क्या आ गया, 6 और बट्टे में आ गया 2। अब अगर हम 6 को 2 से विभाजित करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3। इस तरह से जो हमें संख्याएं प्राप्त होंगी वो है 7 गुने 7 गुने 3। अब इस सब को गुना करेंगे तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी, वो है 147। अब 147 में कौन कौन से अंक प्रयुक्त हुए हैं, 1, 4 और 7। इन तीनों ही अंकों को जोड़ो तो 1 जोड़ 4 जोड़ 7 तो कितना हो गया, 4, 1, 5 और 7, 12। यानी कि 7 के पहले 6 गुणकों के योग में प्रयुक्त जो संख्या है उनका योग कितना होगा, 12। इस तरह से हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 12, और वो हमारे किस ऑप्शन में है, यहाँ पर डी में। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, डी। ये रहा अगला प्रश्न, 4 bells ring at interval of 5, 10, 15 and 20 minutes. If they ring together at 9 a.m., at what time will they ring together again? And these are our answer options, 10 a.m., 10:30 a.m., 11 a.m. and 11:30 a.m. प्रश्न कहता है कि 4 घंटियां हैं जो क्रमशः 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। पहली घंटी हर 5 मिनट पर बजती है। अगर हम समय को 1 घंटा मान लें तो 1 घंटे में ये 12 बार बजती हैं। दूसरी घंटी हर 10 मिनट पर बजती है, यानी कि 1 घंटे में ये 6 बार बजती है। तीसरी घंटी 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, यानी 1 घंटे में 4 बार बजती है। और चौथी घंटी 20 मिनट के अंतराल पर बजती है, यानी 1 घंटे में 3 बार बजती है। प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि एक बार 9 बजे सुबह में ये सारी घंटियां एक साथ बजी थीं, तो बताओ अगली बार फिर कब ये एक साथ बजेंगी। 9 बजे के बाद अगली बार कब ये एक साथ बजेंगी। अब एक साथ बजने का मतलब क्या है कि एक ऐसा समय आता है जब 5, 10, 15 और 20 मिनट पर बजने वाली घंटियां एक साथ बजेंगी, यानी कि उसी समय में इसका 5 मिनट पूरा हो रहा होगा, इसका 10 मिनट, इसका 15 मिनट और इसका 20 मिनट। ठीक है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें वो लिस्ट कॉमन टाइम ज्ञात करना है जहां पर ये सारी घंटियां एक साथ बजेगी, यानी कि हमें वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है। सबसे न्यूनतम गुणक जो इन चारों ही संख्याओं का होगा वो ज्ञात करना है, यानी कि LCM ज्ञात करना है, यानी लघुत्तम ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए
हम 5, 10, 15 और 20 का एलसीएम लेते हैं। हमने इसको 2 से डिवाइड किया, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, ये 15 और ये 10। अब 5 से किया तो 1, 1, 3 और 2 आया। अब सबको गुना कर लो, 2 गुने 5 गुने 3 गुने 2 और ये 1, 1 से गुना करने पर तो उतना ही होगा। अब इन सबको गुना करोगे तो ये क्या हो गया 60 मिनट। यानी कि अब देखो, अगर हम 60 मिनट का वो समय लेंगे तो तब तक ये 12 बार बज चुकी होंगी। यानी कि 60 मिनट के बाद ये 12वीं बार, ये 6वीं बार, ये 4थी बार और ये 3री बार बज रही होगी 9 बजे के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि वो 60 मिनट का इंटरवल है, जिसके बाद ये चारों घंटियां एक साथ फिर से एक ही समय में बजेंगी। अर्थात 9 बजे में हम क्या करेंगे, 60 मिनट या 1 घंटा जोड़ देंगे तो वो क्या होगा 10 बजे। चूंकि 9 बजे सुबह की घंटी थी तो अगली घंटी, ये चारों घंटियां एक साथ कब बजेगी, 10 बजे सुबह में। ठीक है, और ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, हमारे इस विकल्प में यहाँ पर। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 76 माइनस 15 इंटू 3 इंटू 13 माइनस 6 इंटू 2 इंटू 3 गिव्स, and these are our answer options 61, 51, 71 and 31। प्रश्न कह रहा है कि 76 घटे 15 गुने 13 घटे 6 गुने 2 गुने 3 का सरलीकृत मान निम्नलिखित में से क्या होगा। 61, 51, 71 और 31। ये हमारे क्या है, उत्तर विकल्प है। तो चलो इसको हल करते हैं। 76 घटे 15 गुने 13 घटे 6 गुने 2 गुने 3 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, 2 तरह के कोष्ठकों का प्रयोग हुआ है, छोटी कोष्ठक और मध्यम कोष्ठक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिया किसकी करेंगे, छोटी कोष्ठक की। यानी कि सबसे पहले हम निकालेंगे 6 गुने 2 का मान, तो वो हमने निकाल लिया। 76 घटे 15 गुने 13 और 6 गुने 2 यानी कि 12 डाल दिया और गुने 3। अब मध्यम कोष्ठक का करेंगे, छोटी कोष्ठक का हो गया। तो मध्यम कोष्ठक में क्या है, 13 घटे 12 और उसका मान क्या होगा 1। तो हमने लिख लिया 76 घटे 15 गुने 1 और ये गुने 3। अब 76 में से 15 मत घटा लेना, अब क्या करेंगे, गुना की क्रिया करेंगे। ठीक है, तो गुना पहले करेंगे तो क्या है, गुने में 15 गुने 1 गुने 3, इन तीनों को गुना करोगे तो क्या आएगा 45। अब किसकी क्रिया करेंगे, घटाओ की क्रिया करेंगे, यानी कि 76 घटे 45। अब 76 में से 45 को घटाओगे तो क्या मिलेगा 31। और ये 31 आपके किस उत्तर विकल्प में है, यहाँ पर है डी में। तो आपका उत्तर क्या हुआ, डी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 571.0002 इंटू 4 प्लस 302.005 इंटू 7 माइनस 40 इंटू 10.005 इज नियरेस्ट टू, एंड दीज आर आवर आंसर ऑप्शंस 4020, 3998, 3980 एंड 3972। प्रश्न कह रहा है कि 571.0002 गुने 4 जोड़ 302.005 गुने 7 घटे 40 गुने 10.005 का सबसे नजदीकी मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब चलो इसको सरल करते हैं। तो 571.0002 आपको पिछले कई सारे क्लासेस में, एपिसोड्स में मैंने बताया है कि अगर दशमलव के बाद 5 या 5 से अधिक कोई अंक हो तो उसका नजदीकी मान
सन्निकट मान निकालने के लिए दशमलव के बाद जो 5 आ रहा है, यानी या जितने भी अंक आ रहे हैं सबको हम 1 मानते हुए उसे बाईं तरफ, दशमलव के बाईं तरफ की संख्या में जोड़ देते हैं और इस तरह से प्राप्त संख्या उसका नियरेस्ट वैल्यू या उसका सन्निकट मान होता है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद क्या है, शून्य है जो कि 5 से कम है। तो और यदि 5 से कम हो दशमलव के दाहिनी ओर कोई भी अंक तो उसको हम शून्य ही मानेंगे। इसीलिए हम 571 में कोई भी संख्या या कोई भी अंक हम नहीं जोड़ेंगे। तो वो क्या रह जाएगा, इस पूरी संख्या का सन्निकट मान क्या होगा, 571। इसी तरह से 302.008। आप देखिए यहाँ भी दशमलव के बाद 5 से कम यानी कि शून्य है, तो यहाँ भी हम इसमें कोई भी मान नहीं जोड़ेंगे, तो इसका भी सन्निकट मान क्या होगा, 302। इसी तरह से 10.005 का भी सन्निकट मान क्या होगा, सिर्फ 10। तो अब हमने लिख लिया, इसका मान हमने लिखा 571 गुने 4 जोड़ 302 गुने 7 घटे 40 गुने 10। ठीक है। अब 571 को 4 से आप गुना करो, 500 के 4 से गुना करोगे तो 2000, 70 को 4 से गुना करोगे तो 280, तो 2000 में 280 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2280, और 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4, तो इसको गुना करने पर कितना मिला हमें, 2284। इसी तरह से 302 को 7 से गुना करो, 300 गुने 7 बराबर 2100 और 7 गुने 2 बराबर 14, तो इसका मान हो गया 2114। और अब इसको 10 से गुना करो 40 को, तो सीधा आ गया 400, यानी कि 2284 जोड़ 2114 घटे 400। अब 2200 में 2100 जोड़ लो 4300 हो गया, और 84 में 14 जोड़ लो तो 98 हो गया, यानी कि ये 4398 हो गया। और उसमें से हमें घटाना कितना है, 400। तो 398 में 2 जोड़ेंगे तो 400, यानी कि 4000 में से हमें 2 को घटा लेना है, यानी वो मान कितना होगा, 3998। और ये हमारे किस उत्तर विकल्प में है, यहाँ पर 3998। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, बी। हमारा अगला प्रश्न, द नेक्स्ट रो ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ नंबर्स 81, 74, 63, 108, 101, 90, 135, 128 and 117 is, and these are our answer options। प्रश्न कह रहा है कि संख्याओं के इस पैटर्न में अगले रो में कौन सी संख्याएं आएंगी। पहला रो क्या है, 81, 74 और 63। दूसरा रो क्या है, 108, 101, 90। और तीसरा रो क्या है, 135, 128, 117। तो कह रहा है कि चौथे रो में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। ठीक है। अब चलो आप ये देखो, 81 में 27 जोड़ो तो क्या आ जाएगा, 108। हमने यहाँ जोड़ा है 81 जोड़ 27 108, फिर 27 जोड़ दिया 135। तो अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें फिर क्या करना होगा, 27 जोड़ना होगा, तो 162। इसी तरह से 74 में 27 जोड़ेंगे तो 101, फिर 27 जोड़ेंगे तो 128, और अगली संख्या प्राप्त करने के लिए फिर 27 जोड़ेंगे तो 155। इसी तरह से 63 में 27 जोड़ेंगे तो 90, 90 में 27 जोड़ेंगे तो 117, और अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 27 जोड़ेंगे तो 144। यानी कि चौथी रो में आने वाली संख्याएं बाएं से दाहिनी ओर कौन कौन सी होगी, 162, 155 और 144। एक तरीके से तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। 81 में से आप 7 घटा लो, 81 में से 7 घटाओगे तो अगली संख्या पहले रो में आपको प्राप्त हो जाएगी। और फिर इसमें से यानी कि 81 में से 7 हमने घटाया तो 74, और 74 में से आप 11 घटा लो तो आपको मिल जाएगा क्या, उसकी अगली संख्या, रो की अगली संख्या, यानी कि 63। ठीक है। इसी तरह से 108 में से 7 डिडक्ट कर लो तो 101, और इसमें से 11 डिडक्ट कर लो तो कितना आ जाएगा, 90। इसी तरह से 135 में से 7 डिडक्ट कर लो तो 128, और 128 में से 11 डिडक्ट कर लो तो 117।
अब इसी तरीके से हमको ये देखना है कि आगे क्या होगा, लेकिन ये आगे हमें एक संख्या जाननी होगी और फिर वापस उसी रिलेशन पर आना होगा, यानी कि 81 जोड़ 27 और जोड़ 27, यानी कि आपको यहाँ पर 162 पहले लाना है और फिर उसमें वही करना है। पहले में इसमें क्या करना है, 7 घटा लेना है तो 155 आएगा और फिर 11 घटा लेना है तो 144 आएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। खैर जो भी है, आपका फिलहाल उत्तर क्या होगा, 162, 155 और 144 शुरू में ये तीनों संख्याएं होंगी। और ये कहाँ पर है, 162, 155 और 144, ये रही ये संख्याएं इस ऑप्शन में। और ये ऑप्शन कौन सा है, डी। तो आपका उत्तर क्या हो गया, डी। हमारा अगला प्रश्न, इफ अ बस ट्रेवल्स 104 किलोमीटर इन 3 and 1/4 hours, then the distance it goes in 1 hour each, and these are our answer options: 30 kilometer, 45 kilometer, 40 kilometer and 32 kilometer। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक बस है जो 104 किलोमीटर की दूरी 3.25 घंटे में तय करती है, तो बताओ 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए। तो स्पीड के लिए एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब आप यहाँ पर देखो कि दूरी कितनी है, 104 किलोमीटर, तो 104 किलोमीटर और समय कितना है, 3.25 घंटा, यानी कि 3.1/4 घंटा। तो हमने लिख दिया स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टे टाइम। डिस्टेंस है 104 किलोमीटर और टाइम है 3.25 आवर्स, यानी कि 3.1/4 घंटा। अब इसको आप सरल करो तो 4 × 3 12 और 1 जोड़ दिया 13, यानी कि 104/13/4। अब इसको सरल करोगे तो ये 4 ऊपर आ जाएगा और गुना हो जाएगा 104 में, तो 104 × 4/13। अब 104 को आप 13 से विभाजित करोगे तो मिलेगा 8, और 8 को 4 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 32। यानी कि 1 घंटे में उस बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 32 किलोमीटर। और ये आपके उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है। और आपका उत्तर क्या होगा, कौन सा विकल्प आपका उत्तर होगा, डी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, अ डक फ्लू एट 18 km/h for first 3 hours, then at 15 km/h for next 2 hours. With what average speed did the duck fly? And these are our answer options। ठीक है, एक डक है जो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहले 3 घंटे तक उड़ता है, फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से अगले 2 घंटे तक उड़ता है। तो बताओ उस डक की एवरेज स्पीड यानी औसत चाल क्या है। ठीक है, अब एक चीज आप गौर करो कि इसके द्वारा जब भी हमें औसत चाल निकालनी हो तो उसका सूत्र होता है कि उसकी जो कुल दूरी है और उसका जो कुल समय है, यानी कि उस दूरी को तय करने में जितना समय लगा है, इन दोनों का अनुपात हमें क्या दे देता है, औसत चाल। यानी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुल दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल दूरी कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो पहले 3 घंटे तक वो डक उड़ रहा है, तो 18 × 3, और 15 किलोमीटर की रफ्तार से वो अगले 2 घंटे तक उड़ रहा है, तो 15 × 2। यानी कि इस 5 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की, 18 × 3 = 54 और 15 × 2 = 30, यानी कि 84 किलोमीटर। ठीक है, 5 घंटा समय था, यानी कि 3 घंटा और 2 घंटा,
और दूरी जो उसने तय की थी वो 54 और 30 किलोमीटर यानी कि 84 किलोमीटर की दूरी उसने तय की इतने समय में की 5 घंटे में। तो औसत चाल बराबर क्या होगा बताया था अभी, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी थी 84 किलोमीटर की और कुल समय लगा था 5 घंटा। हमने 84 में 5 से भाग दे दिया तो आया 16.4/3 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हमारे किस ऑप्शन में है 4/5 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 गुने 5 बराबर 80 और जोड़ 4 यानी 84/5, तो 16.4/5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हमारे किस ऑप्शन में है यहाँ पर है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा सी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द डिफरेंट क्लासेस इज गिवन बिलो इन द बार चार्ट। ये एक ग्राफ दिया गया है, बार डायग्राम है, बार ग्राफ है, जिसमें अलग अलग क्लासेज में छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हिच क्लास हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें से किस क्लास में सबसे अधिक स्टूडेंट है, सबसे अधिक छात्र हैं। अब ये देखो इस ग्राफ से हमें क्या दिखता है, ये रहा हमारा क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 और ये रहे स्टूडेंट्स की संख्या। ये हमने कैसे पता किया, तो ये देखो सबसे पहले 6 में यहाँ पर आते हैं और इसके बार को देखते हैं, ये यहाँ तक आया। अब हमें इसके लेफ्ट में देखना है, इधर जिधर छात्रों की संख्या प्रदर्शित हो रही है। इस बार की ऊंचाई, इन सभी बार्स की ऊंचाई इन छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पर इस क्लास 6 के बार की ऊंचाई कितनी है 20, तो हमने लिख दिया क्लास 6 में कितने हैं 20। 7 की कितनी है 15 और 20 के बीच में ये 17 या 18 होगा, तो हमने लिख दिया 17 और 18। 8 में कितनी है ये देखो, ये 25 को दर्शा रहा है, तो हमने लिख दिया 25। 9 में कितनी है ये 15 को दर्शा रहा है, तो हमने लिख दिया 15। और 10 में कितने छात्र हैं 20, तो हमने लिख दिया 20। अब आपके सामने क्लास और उसमें स्टूडेंट्स की संख्या है। क्लास 6 में 20, 7 में 17, 17 या 18, क्लास 8 में 25, 9 में 15 और 10 में 20 है। तो अब आप ही देखो कि किस क्लास में सबसे अधिक छात्र है। ये 25 सबसे अधिक है और ये कौन सा क्लास है 8, तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये देखो हमारे इस विकल्प में दिया गया है 8, तो हमारा उत्तर क्या होगा बी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। द पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ मैंगो बॉक्सेस सोल्ड बाय अ ट्रेडर इन द फर्स्ट 4 days ऑफ अ वीक। नीचे ये जो पिक्टोग्राफ दिया गया है इसमें एक व्यापारी के द्वारा 4 दिनों में यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को आम के बक्से की संख्या जो उसने बेची है वो दर्शाई गई है। ठीक है, यानी कि एक ट्रेडर ने इन 4 दिनों में जितने आम के बक्से बेचे हैं उसको दर्शाया गया है इस बार ग्राफ में। और यहाँ पर एक सर्कल 5 बक्से के बराबर है। यहाँ पर लिख रहा है कि इफ सर्कल रिप्रेजेंट्स 5 boxes and he had 150 boxes in the beginning, then the number of boxes left after Thursday is। अब प्रश्न कह रहा है कि शुरुआत में जब उसने बेचना शुरू किया तो उसके पास 150 बॉक्सेस थे आम के, और थर्सडे तक उसने आम के बॉक्सेस को बेचा, तो थर्सडे के अंत में उसके पास कितने बॉक्स बचे रह गए, कितने आम के बॉक्स बचे रह गए। ठीक है, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए। तो इसमें हमें करना क्या होता है कि जैसे मंडे को ये सर्कल आप देख रहे हो, इस सर्कल को गिनो 1 2 3 4 5, और एक सर्कल कितने के बराबर है 5 के बराबर, यानी कि 5 मैंगो बॉक्सेस के बराबर। तो मंडे को उसने कितने मैंगो बॉक्सेस बेचे 5 गुने 5 यानी कि 25। ठीक है, इसी तरह से ट्यूसडे में ये कितने सर्कल है 1 2 3, एक सर्कल 5 बॉक्सेस के बराबर, तो ट्यूसडे को उसने कितने बॉक्सेस बेचे 3 गुने 5। इसी तरह से वेडनेसडे में ये देखो 6 सर्कल्स हैं तो 6 गुने 5, और
थर्सडे में यानी कि बृहस्पतिवार को उसने 8 बक्से 8 सर्कल्स यानी कि 8 गुने 5 बक्से आम के बेचे। अब देखो 5 गुने 5 बराबर 25, 3 गुने 5 बराबर 15, 6 गुने 5 बराबर 30 और 8 गुने 5 बराबर 40। इन सभी बक्सों को आप जोड़ लो तो आता कितना है 110। यानी कि सोमवार से बृहस्पतिवार तक, मंडे से थर्सडे तक उस ट्रेडर ने, उस व्यापारी ने 110 आम के बक्से, मैंगो बॉक्सेस को बेचा। आपको याद है कि शुरुआत में उसके पास कुल कितने बक्से थे 150, जिसमें से थर्सडे के अंत तक उसने 110 बक्से को बेच दिया। तो आप ही बता दो अब कि उसके पास कितने बक्से बचे हुए हैं। तो 150 घटे 110 बराबर 40 है ना। तो आपका उत्तर इसमें से कौन सा होगा, ये रहा 40 और आपका विकल्प कौन सा सही है, डी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 for 2 years at 9% per annum is, and these are our answer options: ₹1,420, ₹1,440, ₹1,240 and ₹720। प्रश्न कह रहा है कि 8,000 रुपये की राशि पर यानी 8,000 की राशि पर 2 वर्ष में 9% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितनी होगी। ठीक, अब साधारण ब्याज का सूत्र आप जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, वेयर P इज द प्रिंसिपल, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज टाइम। यानी कि मूलधन गुणे दर और गुणे समय बट्टे 100, ये किसका मान होता है, साधारण ब्याज का। तो अब यहाँ पर मूलधन कितना है 8,000, तो हमने लिख दिया 8,000। गुणे दर कितना है 9%, तो लिख दिया गुणे 9। और समय कितना है 2 वर्ष, तो लिख दिया गुणे 2 और बट्टे में डाल दिया 100। यानी कि 8,000 गुणे 9 बट्टे 100। अब ये 2 शून्य कैंसिल हो गया। अब ऊपर में क्या बच गया 80 गुणे 9 गुणे 2। हमने नीचे लिख दिया 80 गुणे 9 गुणे 2 और 80 को 9 से गुना करोगे तो 9 गुणे 8 बराबर 72, 1 0 डाल दो तो 720। अब 720 को इस 2 से गुना करेंगे तो 700 और गुणे 2 बराबर 1400 और 20 गुणे 2 बराबर 40, यानी कि 1440। अर्थात 8,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में 9% के वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा 1440 रुपया। और ये आपके उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, बी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इफ 36 डोजन बनानाज कॉस्ट ₹720, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 18 बनानाज, एंड दीज आर आवर आंसर ऑप्शंस: ₹360, ₹720, ₹240 एंड ₹30। प्रश्न कह रहा है कि यदि 36 दर्जन केलों की कीमत 720 रुपये हो तो 18 केलों की कीमत कितनी होगी। अब 36 दर्जन की कीमत है 720, तो 1 दर्जन की कीमत क्या होगी 720 बट्टे 36। अब ये काटोगे आप इसको, 720 को 36 से विभाजित करोगे तो आपको प्राप्त होगा 20। यानी कि 1 दर्जन केले की कीमत क्या है 20 रुपया। अब 1 दर्जन में कितने होते हैं, कोई भी वस्तु हो, चाहे वो केला हो, आम हो, पेन हो, पेंसिल हो, कुछ भी हो, उसकी संख्या क्या होगी 12। यानी कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं 12। अब चूंकि 1 दर्जन केले की कीमत 20 रुपया है तो इसे हम कह सकते हैं कि 12 केलों की कीमत कितनी है 20 रुपये। तो 1 केले की कीमत क्या होगी 20 बट्टे 12, तो 18 किलो की कीमत क्या होगी 20 बट्टे 12 गुने 18। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा गुने 18, चूंकि 20 बट्टे 12 1 केले की कीमत दिखा रहा है। अब चलो 6 से इसको विभाजित करते हैं। 6 गुने 2 बराबर 12 और ऊपर में 6 गुने 3 बराबर यानी ये 2 से कट गया, ये 3 से कट गया। अब इस 2 से हम इस 20 को काटेंगे तो 10 आएगा और 10 गुने 3 बराबर 30 आएगा। यानी कि 18 किलो की कीमत क्या होगी
₹30। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सही उत्तर विकल्प क्या है, डी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अ बुक इज बॉट फॉर ₹120 and sold for ₹150. What is the profit percent? And these are our answer options: 25%, 20%, 30% and 10%। प्रश्न कह रहा है कि 120 रुपये में एक किताब खरीदी गई और उसे 150 रुपया में बेच दिया गया, तो बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहां पर देखो, लाभ या प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या था, यानी कि जितने में बेचा गया वो था 150, और क्रय मूल्य यानी जितने में खरीदा गया वो था 120। तो 150 में से अगर हम 120 को घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेंगे, तो जो राशि प्राप्त होगी वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, यानी कि 30 रुपया हुआ लाभ। अब प्रतिशत लाभ यानी परसेंटेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट इंटू 100, यानी कि लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुने 100। लाभ कितना है 30, क्रय मूल्य कितना है 120, तो लिख दिया 30/120 और गुने 100। ठीक है। अब 30 से 120 को काटेंगे तो 4 आएगा, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आएगा, यानी कि वो लाभ प्रतिशत कितना है 25%। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सही विकल्प हमारा क्या हुआ, ए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। The area of a rectangular garden is 512 centimeter square. If its length is double of its breadth, what is the perimeter of the garden? And these are our answer options: 48 centimeter, 24 centimeter, 72 centimeter and 96 centimeter। प्रश्न कहता है कि एक आयताकार बगीचा है जिसका क्षेत्रफल क्या है 512 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इसकी लंबाई इसके चौड़ाई की 2 गुनी हो तो बताइए इसकी परिमिति या इसका पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है। अब आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब एरिया कितना है 512 वर्ग सेंटीमीटर, तो लिख दिया 512। लेंथ कितना है 2x, और ब्रेड्थ कितना है x। चूंकि प्रश्न में क्या दिया गया है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुनी है, तो अगर हम चौड़ाई x मानेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x। तो वही हमने लिखा 512 बराबर 2x गुने x बराबर 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर बराबर यदि 512 होगा तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा 512/2। अब इसको आप काटोगे तो आएगा 256। तो x बराबर क्या होगा √256, और 256 का वर्गमूल आप निकालोगे तो आएगा 16, यानी x का मान 16 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। अब आप पेरीमीटर या परिमिति का भी फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब 2 गुने यहाँ पर हमने लिख दिया, और लेंथ कितना है 2x, और x का वैल्यू है कितना 16, तो 2 इंटू 16 प्लस, तो प्लस, और ब्रेड्थ कितना है 16, यानी x का वैल्यू है 16, तो लिख दिया 16। तो 2 गुने, अब ये देखो 16 गुने 2 बराबर 32 और जोड़ 16, यानी 2 गुने 32 जोड़ 16। 32 और 16 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 48, और उसको 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर। यानी कि इस आयताकार गार्डन या बगीचे की परिमिति कितनी है 96 सेंटीमीटर, और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सही उत्तर विकल्प क्या हुआ डी। हमारा अगला प्रश्न। The volume of a cuboid with L is equal to 12 centimeter, B is equal to 10 centimeter and H is equal to 8 centimeter each, and these are our answer options: 960 cubic centimeter, 960 square centimeter, 840 cubic centimeter and 30 cubic centimeter। प्रश्न कह रहा है कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या है।
ठीक है। अब देखो आयतन पूछता है, हमेशा याद रखना आयतन का की जो इकाई होती है वो क्यूब में हो, यानी कि क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ये हो सकती, कभी स्क्वायर नहीं। स्क्वायर हमेशा एरिया का हो सकता है, एरिया की इकाई है, क्षेत्रफल की इकाई है स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर वगैरह, ठीक है। तो इसको देखते ही सी तो आपका ऑप्शन होगा ही नहीं, बाकी सारे क्या है क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो ये तीनों आपके उत्तर विकल्प हो सकते हैं, सी आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसमें इकाई क्या है स्क्वायर सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम जिसकी इकाई ही होती है क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब, ठीक है। अब चलो घनाभ का जो वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, यानी घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब लंबाई कितनी थी 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, सबको आप गुना करो, 12 गुने 10 बराबर 120 गुने 8, 120 गुने 8 बराबर क्या आएगा आपका 960 क्यूबिक सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर, यानी कि इस घनाभ का आयतन कितना होगा 960 घन सेंटीमीटर या 960 क्यूबिक सेंटीमीटर, और वो आपके उत्तर विकल्प में कहाँ पर है यहाँ पर। तो आपका उत्तर क्या होगा सही विकल्प ए है।